क्लासेस। आप सभी का तिलक बाल निकेतन हाईटेक क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर वैदिक साहित्य जो था या वैद थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम वैदिक साहित्य के बाद में जो ब्राह्मण लोगों द्वारा लिखे गए नीति नियमों व नीति शास्त्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो विधि शास्त्र या विधि नियम लिखा गया था वो किसने लिखा था। ये मैंने पिछली क्लास में बता करके छोड़ दिया था, लेकिन आज वापस से मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले विधि नियम व विधि शास्त्र विधि नियम या विधि शास्त्र आचार्य मनु द्वारा हिमालय की चोटी पर या कंदराओं में बैठकर इसका संकलन किया गया। आप सभी को पता है कि समाज ऐसे ही नहीं चलता, उसके कुछ नीति नियम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये नीति नियम ब्राह्मणीय जो नीति नियम है किसने बनाए थे? आचार्य मनु ने। किसने बनाए थे? आचार्य मनु ने। आचार्य मनु ने सबसे पहली बार जो है क्या लिखा था? समाज के यानी कि समाज को किस टाइप से चलाना चाहिए उसके पूरे नीति नियम लिखे थे। बाद में जो है ब्राह्मण लोगों ने इसी आचार्य मनु के द्वारा लिखे गए विधि शास्त्र को देख करके कई नीति नियमों का बंटवारा कर लिया और अपने अपने अनुसार नीति नियम बनाने लग गए, ठीक है। तो फिर देखें कि पहले इसका देखते हम लोग। आचार्य मनु के द्वारा जो ये ब्राह्मण शास्त्रीय नीति नियम वगैरह लिखा गया था वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य तक लिखा गया। मध्य तक लिखा गया, ठीक है। कहां से कहां तक? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य तक इस आचार्य मनु ने ब्राह्मण शास्त्रीय ब्राह्मणी जो नियम थे वो एक साथ उनका संकलन किया। फिर बाद में ब्राह्मणों ने समाज के प्रत्येक लोगों का बंटवारा तो कर ही लिया था, जात पात आ चुके थे। क्योंकि इन्होंने जात पात कैसे बनाया बेटा, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक साहित्य के समय में क्या हुआ करते थे? सामाजिक वर्ण हुआ करते थे ना, 4 प्रकार के। तो सामाजिक वर्ण जो 4 भागों में बटा हुआ था, लेकिन बाद में इन्हीं सामाजिक वर्णों को धीरे धीरे इनको समाप्त कर करके उनके कार्य के आधार पर जात पात को बांट दिया गया। जैसे लोहे का काम करता है तो उसको लोहार कहा जाने लग गया, और अगर कोई तेल निकाल के काम करता है तो तेली का, और अगर कोई खेती बाड़ी वगैरह करता है तो उसको जाट या गुर्जर कहा जाने लग गया, ठीक है। और सोने का काम करता है तो उसको सुनार। इस टाइप से सभी के काम जो है या फिर उनकी जात उनके कामों के आधार पर फिक्स कर दी गई। इस तरह से उनके जो ब्राह्मण व पुरोहित वर्ग भी जो है अलग अलग हो गए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फिर अपने अपने अलग अलग नीति नियम बनाने शुरू कर दिए। तो ब्राह्मणों द्वारा जो विधि शास्त्र, फिर बाद में अलग अलग विधि शास्त्रों का निर्माण किया गया। ब्राह्मणों द्वारा अपने अपने समाज के लिए अलग अलग नीति नियम बनाए गए और उनकी पालना प्रत्येक समाज करता था।
करते थे नहीं करते थे? अभी आप लोग हो, आपके समाज में आप अलग अलग समाज के हो ना? तो आप अलग अलग समाज के होने के बाद अपने अपने नीति नियम वगैरह संस्कृति सब कुछ अलग है आपकी, है ना? रूल रेगुलेशन सभी के अलग है कि किस टाइप से क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है, तो सेम टू सेम वो उसके अनुसार ही किया जाने लग गया। और एक और चीज बेटा, जो इन ब्राह्मणीय नीति नियमों को नहीं मानते थे उनको क्या कहा जाता था उस समय में? आदिवासी। ओके, तो यहां पर लिख देती हूं मैं, जो ब्राह्मणीय नीति नियमों को नहीं मानता था उसे आदिवासी या जंगली कहा जाता था। जंगली कहा जाता था, जो कि किसी भी समाज में नहीं आता था बेटा, उसका कोई समाज नहीं था, वो जंगलों में विचरण करता था और अपने आसपास की जो प्रकृति है उसको ही अपना सब कुछ ईश्वर वगैरह मानता था। वो अपने नीति नियम स्वयं बनाता था, उनके ऊपर कोई नीति नियम बनाने वाला नहीं था। समझ में आ रहा है? वो ब्राह्मणों के नीति नियमों के अंदर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो जात पात बने गए, ये गोत्र, जात के अंदर भी आप लोगों के बेटा गोत्र होती है ना? ये गोत्र किस आधार पर रखी गई? गोत्र प्रणाली स्टार्ट हुई बेटा, गोत्र प्रणाली। इस गोत्र प्रणाली के अंदर ये गोत्र किस तरह से स्टार्ट हुई? पुराने समय में महर्षि जो ऋषि वगैरह हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उन ऋषि मुनियों के नाम पर ही गोत्रों के नाम रखे गए। सबसे फर्स्ट पॉइंट, गोत्रों के नाम प्राचीन ऋषि मुनियों के नाम पर रखे गए। आगे समझ में? आपकी जितनी भी आपके समाज में गोत्र हैं वो सभी प्राचीन ऋषि मुनियों के नाम पर ही है, अर्थात आप उस ऋषि मुनि के ही क्या कहलाते हैं? वंशज कहलाते हैं। सेकंड, जिस ऋषि मुनि के नाम पर गोत्र होगी वह उनका वंशज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वंशज कहलाता है। आ गया समझ में? गोत्र प्रणाली के दो नीति नियम होते थे। कौन से नीति नियम? तो देखिए इसमें गोत्र प्रणाली के दो नीति नियम होते थे। कितने नीति नियम बेटा? दो नीति नियम होते थे। ये किसने बनाए? ब्राह्मणों ने बनाए ये नीति नियम कि आपकी गोत्र होगी और जो इस मतलब गोत्र के आधार पर रहेगा वो उसी गोत्र के अंतर्गत कार्य करेगा। ठीक है, और वो उसका वंशज कहलाएगा। तो गोत्र के नाम किस आधार पर रखे गए? ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से याद करना है कि गोत्र के नाम किस आधार पर रखे गए बेटा? ऋषि मुनियों के आधार पर रखे गए। ठीक है, और जिस ऋषि मुनि के नाम पर गोत्र रखी जाती थी वो उसी के ही वंशज कहलाते थे। जैसे ब्राह्मण किनके, कौन से मुनि के वंशज कहलाते हैं? परशुराम के कहलाते हैं ना। जैसे महर्षि लगाते हैं पीछे, गोत्र का नाम पीछे महर्षि लगाते हैं, तो वह महर्षि ऋषि के क्या है? वंशज है। आगे समझ में? इस टाइप से पीछे जो है वंशज लगता है। अब आपको सबसे प्रमुख पॉइंट बेटा, सबसे मोस्ट है ये कि गोत्र के कौन से दो नियम है जो सभी को उसकी पालना करनी होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सभी गोत्र के लोगों को अपने गोत्र के
अंदर विवाह करना मना है। ये आप सभी जानते हैं कि क्या गोत्र से मतलब जिस गोत्र का है उसी गोत्र में विवाह कर लेगा क्या? नहीं करेगा ना। उसी गोत्र के व्यक्ति को क्या माना जाता है? भाई बहनी माना जाता है। ठीक है, तो गोत्र का सबसे प्रमुख व फर्स्ट नियम है कि व्यक्ति जो है या उस किसी भी गोत्र का व्यक्ति अपनी गोत्र में विवाह नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ये आ रहा है, सभी गोत्र के लोगों को अपनी गोत्र के अंदर विवाह करना मना है। सेकंड पॉइंट, विवाह के बाद स्त्री अपनी पिता की गोत्र को छोड़कर अपने पति की गोत्र को धारण करेगी। ये सभी जानते हैं, सरनेम एकदम चेंज हो जाता है ना। पहले शर्मा थी, बाद के अंदर कुछ और सरनेम उसका लग जाता है ना। जो उसके पति के द्वारा प्रयोग किया जाता है जो सरनेम, वह लग जाता है। तो देखिए, इसमें ये दोनों नीति नियम सबसे प्रमुख है। इनको अच्छी तरह से याद करना है कि गोत्र के कौन से दो प्रमुख नियम हैं जिसको मानना सभी को अनिवार्य होता है, वरना उसको समाज से बाहर या गोत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। कि अगर आप इस गोत्र के नियमों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपको इससे बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे समझ में ये वाला, ये गोत्र प्रणाली समझ में आ गई बेटा? कि गोत्र के अंदर गोत्र के नाम किस आधार पर रखे जाते थे? प्राचीन ऋषि मुनियों के आधार पर। ओके, और हम उस ऋषि मुनि के क्या कहलाते थे? फिर वंशज कहलाते थे। और गोत्र प्रणाली के जो दो नीति नियम बनाए गए थे, वो दो नीति नियम कौन से बेटा? कि अपनी गोत्र में कोई व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। सेकंड, अगर स्त्री का विवाह हो जाता है तो वह अपने पिता की गोत्र को छोड़कर के किसकी गोत्र को धारण करेगी बेटा? अपने पति की गोत्र को। कंप्लीट हो गया ये गोत्र का। चले, अब मैं आपको प्राचीन समय के विवाह के बारे में बताऊंगी कि किस टाइप के विवाह होते हैं। विवाह प्रणाली, आ रहा है समझ में? अब इस विवाह प्रणाली के अंदर हम लोग आपको मैं यह बता देती हूं कि प्राचीन समय में कितने प्रकार के विवाह होते थे। बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, अंतर विवाह, फोर्थ बहिर्विवाह। आंसर इसी में ही है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कोई वर्ड होता है उसको अगर समझ में नहीं आए तो 2 से 4 बार पढ़ो, लेकिन आंसर हमें उसी के अंदर ही मिलेगा। उसको सिर्फ समझना जरूरी है, समझने के बाद आंसर उसी में मिलता है। तो देखिए, बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, और तो बहुपत्नी विवाह का मतलब क्या होगा? प्राचीन समय में 4 प्रकार के विवाह होते थे। बहुपत्नी विवाह, अंतर विवाह और बहिर्विवाह, और कौन सा विवाह? बहुपति विवाह। ठीक है, तो देखिए बेटा, बहुपत्नी विवाह किसे कहते हैं? जिस पति के अनेक पत्नियां होती थी उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ये तो सभी जान ही रहेंगे, इसी में ही आंसर। बहुपत्नी यानी बहुत सारी पत्नियां, किसी पति के बहुत सारी पत्नियां हो तो उसको हम कहेंगे बहुपत्नी विवाह। नेक्स्ट है बहुपति विवाह, जिस पत्नी के अनेक पति
होते थे उसे बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है अंतर विवाह। अपनी गोत्र में ही विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। और बहिर्विवाह, अपनी गोत्र के बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। अपनी गोत्र के बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। ये मोस्ट है बेटा, आपके हमेशा ये पूछा जाता है कि प्राचीन समय में विवाह कितने प्रकार के होते थे, तो ये 4 प्रकार के होते थे प्रमुखतः तो। लेकिन अगर आचार्य मनु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति, मैंने ये चीज आपको बताया नहीं है कि आचार्य मनु ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, मनुस्मृति। कौन सा ग्रंथ लिखा था बेटा, मनुस्मृति। तो यहां पर लिख देती हूं, आचार्य मनु के द्वारा मनुस्मृति ग्रंथ लिखा गया। इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है बेटा, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 तो उत्तम है और 4 कौन से हैं, गलत है, या फिर कहते हैं ना जो श्रेष्ठ है और बिना श्रेष्ठ वाले होते हैं ना, जो गलत माने जाते हैं, वो है। चार उत्तम या श्रेष्ठ विवाह है या उचित विवाह है, और 4 अनुचित विवाह है। वापस एक बार फिर रिवीजन करेंगे कि विवाह प्रणाली प्राचीन समय के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रमुख जो नीति नियमों के आधार पर जिन विवाहों को माना जाता था, वो प्रमुख तो 4 थे जो उस समय ज्यादा विख्यात थे ना बेटा। वो कितने थे, 4 ही थे। कौन कौन से, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, अंतर विवाह और बहिर्विवाह। इनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। बहुपत्नी यानी किसी पति के अनेक पत्नियां होती है तो उसको बहुपत्नी विवाह कहते हैं। बहुपति विवाह, किसी पत्नी के अनेक पति होते हैं तो उसको बहुपति विवाह कहते हैं। अंतर विवाह, वह मतलब अपनी ही गोत्र में विवाह करने वाले को क्या कहा जाता है, अंतर विवाह, है ना। गोत्र के अंदर ही विवाह कर लेना अंतर विवाह कहलाता है। बहिर्विवाह, अपनी गोत्र के बाहर विवाह करना क्या कहलाता है, बहिर्विवाह कहलाता है। और हमने एक और आगे बढ़ा, आचार्य मनु ने जो संकलन किया था जिस ग्रंथ का, कौन सा ग्रंथ का संकलन किया था, मनुस्मृति का। उस मनुस्मृति के अंदर कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है, 8 प्रकार के विवाह। 8 प्रकार के विवाह के अंदर 4 उचित विवाह है और 4 अनुचित विवाह है। समझ में आ गया ये 4 कौन से विवाह है बेटा, उचित विवाह और 4 अनुचित विवाह। ओके, और इन विवाहों के बारे में हम लोग फिर कल पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार वापस से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सारे के सारे जो ब्राह्मणी हैं, जो विधि शास्त्र वगैरह किसने लिखे थे, ब्राह्मणों ने लिखे थे। किसको देख के लिखे, तो जो सबसे पहले विधि शास्त्र लिखने वाले थे आचार्य मनु, उनके द्वारा लिखी गई जो मनुस्मृति है उसको देख करके सभी ब्राह्मण लोगों ने अपने अपने समाज के नीति नियम या विधि नियम बना लिया, और सभी समाज को उन नीति नियमों के अनुसार चलना पड़ता था। और लेकिन
जो इन ब्राह्मणीय समाज के नीति नियमों के द्वारा नहीं चलते थे उसे क्या कहा जाता था बेटा? आदिवासी या जंगली कहा जाता था, जो किसी समाज के अंदर बंद करके नहीं रहते थे, जो ब्राह्मणीय नीति नियमों के अनुसार बिल्कुल नहीं चलते थे। आगे समझ में। अब आगे देखें, ब्राह्मणों ने फिर कौन सी प्रणाली अपनाई? गोत्रीय प्रणाली। गोत्रीय प्रणाली किस पर निर्भर होती थी बेटा? ऋषि मुनियों पर निर्भर होती थी। ठीक है, जो प्राचीन ऋषि मुनि होते थे वह उनके नाम पर जो गोत्र के नाम रखा जाता था, और जिस गोत्र का नाम जिस ऋषि मुनि के आधार पर रहता था हम उसी के वंशज कहलाते थे। गोत्र के दो ही नियम होते थे। फर्स्ट नियम कि कोई भी व्यक्ति अपने ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकता। सेकेंड, और किसी भी स्त्री के द्वारा जब विवाह कर लिया जाता है तो अपने पिता की गोत्र को छोड़ करके किसकी गोत्र को अपनाएगी बेटा? अपने पति की गोत्र को अपनाएगी। ये दो नियम सबसे प्रमुखता माने जाते थे। ओके, अब उसी समय की सामाजिक प्रणाली में जो विवाह प्रणालियां पाई जाती थी वो 4 प्रकार की थी। ये मैंने अभी भी आपको बता दिया है। और मनुस्मृति के द्वारा कितने प्रकार है बेटा? 8 प्रकार। ठीक है, जिसमें 4 उचित है और 4 अनुचित है, यानी कि श्रेष्ठकर नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।